તો ધોલેરા પર મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા જઈશું ત્યાં। भारत के सर्वप्रथम सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट के भूमि पूजन समारोह में हमारे बीच वर्चुअल माध्यम से उपस्थित वैश्विक नेता, विकास पुरुष, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, आसाम के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा जी, हमारे साथ मंच पर भी उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी जी वैष्णव, डॉक्टर महेंद्र भाई मुस्परा, टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखर जी, सीजी पावर के चेयरमैन श्री वेलिया सुबैया जी, सीईओ श्री डॉक्टर रणधीर ठाकुर, उपस्थित सभी महानुभाव, सभी वर्चुअल और वाला प्यारे स्टूडेंट, इंडिया टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी गुजरात को भारत का सेमीकंडक्टर हब बनाने वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का इस विशेष उपहार के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब इस बात के साक्षी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के विजनरी लीडरशिप में भारतीय उद्योग हर दिन नई ऊंचाई हासिल कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत उनके प्रयासों से आज हम ऐसे कई कार्यों को संभव होते हुए देख रहे हैं जो कभी हम मुश्किल लगा करते थे। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी उन्हीं सेक्टर में से एक है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि समस्या और संभावना में सिर्फ सोच का ही फर्क है और समस्या को संभावनाओं में बदलना ही मोदी जी की गारंटी है। भारत में टेक्नोलॉजी का विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। हेल्थ, एग्रीकल्चर ऐसे कई सेक्टर्स में स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डे टू डे लाइफ में शामिल हो गए हैं। इन सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मूल में सेमीकंडक्टर चिप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही है और विश्व को रिलायबल चिप सप्लाई चेन की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी के दिशा दर्शन में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गुजरात को भारत का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात का जो विजन दिया है उसे साकार करने के लिए गुजरात प्रतिबद्ध है। गुजरात अनेक चर्चाओं ने अटकळों बाद कांग्रेसे आखिरे पोतानी बीजी यादी जाहिर करी। कांग्रेसना वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल लोकसभा उम्मीदवारनी बीजी यादी जाहिर करी। आ लिस्टमां कांग्रेसे लोकसभा चूंटणी माटे 43 सीटोना उम्मीदवारोना नाम जाहिर कर्या छे, जेमां गुजरातना नामोनी जाहेरात करी छे। चर्चाए रह्युं हतुं के ए मुजब ज पोरबंदरथी ललित वसोयाने टिकिट आपवामां आवी छे, तो आ तरफ टिकिट पहेला ज प्रचार शरू करी देनारा गेनीबेन ठाकुरने बनासकांठाथी टिकिट मळी, ज्यारे वलसाडथी आनंद पटेल, बारडोली थी सिद्धार्थ चौधरी, अमदावाद पश्चिम थी भरत मकवाणा, अमदावाद पूर्व थी रोहन गुप्ता पर कांग्रेसे भरोસો મૂક્યો છે। આ ઉપરાંત કચ્છથી નીતિશ લાલન ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરાયા છે। દમણ અને દીવથી કેતન પટેલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર હશે। લોકસભા ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે ત્યારે ગુજરાત કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાએ ચૂંટણી લડવાનો સામેથી ઇનકાર કર્યો। ગુજરાત કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ અને દિગ્ગજ અગ્રણી ભરતસિંહ સોલંકીએ એક્સ પર પોસ્ટ કરીને ચૂંટણી નહીં લડવાની વાત કરી હતી। સોલંકીએ જણાવ્યું કે કોંગ્રેસે મને અને મારા પરિવારને ઘણું આપ્યું છે। જમ્મુ કાશ્મીરની પ્રવર્તમાન જવાબદારીને ધ્યાનમાં રાખીને હું આગામી ચૂંટણી લડવા માંગતો નથી। સાથે જ તેમણે એવું પણ ઉમેર્યું કે હું કોંગ્રેસ પક્ષનો આજીવન સૈનિક રહીશ અને ચૂંટણી પ્રચાર કરીશ। સાથે જ કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડના આગામી આદેશનું પાલન કરવાની પણ ભરતસિંહ સોલંકીએ તૈયારી દર્શાવી હતી। મહત્વનું છે કે કોંગ્રેસ બીજી યાદી જાહેર કરે એ પહેલા જ ગુજરાત કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા ગણાતા ભરતસિંહ સોલંકીએ લોકસભા ચૂંટણી પહેલા ચૂંટણી લડવાની અનિચ્છા દર્શાવી હતી।
લોકસભા ચૂંટણી પહેલા ભાજપમાં જાણે કે ભરતી મેળો યોજાયો. કોંગ્રેસમાંથી કેટલાય દિગ્ગજો ભાજપમાં ભળી ગયા અને હજુ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં વેલકમ પાર્ટી યથાવત છે. મહુવાના કેટલાક આગેવાનો ભાજપમાં જોડાયા. મહુવાના પૂર્વ નગરપાલિકા પ્રમુખ બિપિન સંઘવી, અશોક વાઢેર ભાજપમાં જોડાઈ ગયા. પૂર્વ નગરપાલિકા પ્રમુખ અને ભાજપ પ્રમુખ પરેશ હરિયાણી તેમજ અપક્ષ કાઉન્સિલર સહિત આગેવાનોને CR પાટીલે આવકાર્યા હતા. અરબી સમુદ્રમાંથી પકડાયું કરોડોનું ડ્રગ્સ. ATS, કોસ્ટગાર્ડ અને NCBનું સંયુક્ત ઓપરેશન. પાકિસ્તાની બોટ સાથે 6 શખ્સોની ધરપકડ. દરિયાઈ સીમાથી નશીલા પદાર્થો ઘુસાડવાના નાપાક ઇરાદાઓ ફરી નેસ્તો નાબૂદ થઈ ગયા. આ વખતે પણ પોરબંદરના દરિયાકાંઠાથી ડ્રગ્સના મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો. પોરબંદરના સમુદ્ર કિનારે પરથી મોટા પ્રમાણમાં ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો. અરબી સમુદ્રમાંથી કરોડોનું ડ્રગ્સ ઝડપાતા ખળભળાટ મચી ગયો. 480 કરોડના ડ્રગ્સ સાથે 6 પાકિસ્તાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોરબંદરથી 350 કિલોમીટર દૂર જળસીમામાંથી આ મોટી માત્રામાં ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો છે. ખાસ વાત એ છે કે ગુજરાત ATS, કોસ્ટગાર્ડ અને NCBના સંયુક્ત ઓપરેશનમાં આ ડ્રગ્સનો જથ્થો દરિયામાંથી પકડાયો છે. 70 થી 80 ડ્રગ્સના પેકેટ સાથે 6 પાકિસ્તાનીઓની પણ ધરપકડ કરાઈ છે. ઝડપાયેલા તમામ આરોપીઓને પોરબંદર લવાશે. છેલ્લા અનેક દિવસોથી રાત દિવસ મહેનત કરવામાં આવી છે અને આ સફળ ઓપરેશન પાર પાડતાની સાથે જ ગૃહ વિભાગ દ્વારા ATSની આખી ટીમને આજે 10 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ જાહેર કર્યું છે. મહત્વનું છે કે લગભગ 13 દિવસ પહેલા જ અહીંથી ડ્રગ્સનો જથ્થો પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 3132 કિલો ડ્રગ્સનો જથ્થો પકડાયો હતો. NCB, ગુજરાત ATS તથા નેવી સહિતની સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા સંયુક્ત ઓપરેશન દ્વારા કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં કુલ અલગ અલગ 3 પ્રકારના ડ્રગ્સ મળી આવ્યા હતા. પ્રધાનમંત્રી મોદી ફરી ગુજરાત મુલાકાતે આવ્યા અને ગાંધી આશ્રમ રીડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટનો પ્રારંભ કરાવ્યો. અમદાવાદમાં સાબરમતી આશ્રમના રીડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું. આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત સાબરમતી આશ્રમનું 1200 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે રીડેવલપમેન્ટ થશે. સાથે જ મહાત્મા ગાંધીના આદર્શોને જાળવવા માટે કોચરબ આશ્રમ સ્મારક પરિયોજના અંતર્ગત આશ્રમના 5 એકર વિસ્તારનો વિકાસ કરાશે. પ્રધાનમંત્રી મોદી સાબરમતી આશ્રમ પાસે સભા સ્થળે પહોંચ્યા. ત્યારે સભા સ્થળે બંને બાજુ ચરખા મુકાયા હતા. બહેનો દ્વારા ચરખા પર કામગીરી કરીને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ખાદી કુટીર ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલી બહેનોને ચરખો કાત્યો હતો. PM મોદીએ કહ્યું કે જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારથી આ કામ માટે લાગ્યો હતો. यहाँ रहने वाले परिवारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है. इनके सहयोग के कारण ही आश्रम की 55 एकड़ जमीन वापस मिल पाई है. जिन जिन लोगों ने इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई है, मैं उन परिवारों की सराहना करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं. अब हमारा प्रयास है कि आश्रम की सभी पुरानी इमारतों को उनकी मूल स्थिति में संरक्षित किया जाए. 5 એકરમાં ફેલાયેલા આશ્રમ હવે 55 એકરમાં ગાંધીના મૂલ્યો સાથે નિર્માણ પામશે. આ પરિસર અને આસપાસના વિસ્તારને અદ્યતન બનાવવાનો નિર્ણય સરકારે કર્યો છે. હાલમાં આવેલી 20 ઇમારતને યથાસ્થિતિમાં જાળવી રાખવામાં આવશે. આ ઉપરાંત 13 નવા બિલ્ડિંગ ઊભા કરવામાં આવશે અને મુલાકાતીઓની સુવિધામાં વધારો કરવામાં આવશે. આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત સાબરમતી આશ્રમના વિસ્તૃતિકરણ સાથે અદ્યતન બાબતોનું પણ ધ્યાન રખાયું છે. इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है. અમદાવાદમાં રેલવેના વિકાસને લગતા 85,000 કરોડની વધુના રાષ્ટ્રીય રેલવે પ્રોજેક્ટનું ભૂમિપૂજન અને લોકાર્પણ થયું. PM મોદીએ 10 નવી વંદે ભારત ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપી કહ્યું કે વિકાસની ગતિ હું ક્યારેય ધીમી પડવા દેતો નથી. વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું કે રેલવેનો વિકાસ મોદીની ગેરંટી છે. આ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રી મોદી, રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ સહિત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પશ્ચિમ રેલવેના કંટ્રોલ રૂમનું નિરીક્ષણ પણ કર્યું. આ સાથે જ પ્રધાનમંત્રી આગામી 5 વર્ષમાં ભારતીય રેલની કાયાકલ્પ કરવાની ગેરંટી આપી. देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी. આ તરફ કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરતા માહિતી આપી કે દાહોદમાં બનતા રેલવે એન્જિન ન માત્ર ભારતમાં દોડશે પરંતુ વિશ્વભરમાં દાહોદમાં બનેલા રેલવે એન્જિન દોડશે, જે ગુજરાતના લોકો માટે જ નહીં દેશવાસીઓ માટે ગર્વની વાત છે. સાથે જ અશ્વિની વૈષ્ણવે સમગ્ર પ્રોજેક્ટ ડિટેલમાં સમજાવ્યો હતો. આ દ્રશ્યો જોઈને પહેલી નજરે તો એવું લાગે કે આ ચોમાસાના દ્રશ્યો હશે. ધોધમાર વરસાદ બાદ જેવી સ્થિતિ થાય એવી જળભરાવની સ્થિતિ છે. ધોરાજીમાં પાણીની પાઇપલાઇનમાં ભંગાણ સર્જાતા રસ્તા પર રેલમછેલ થઈ. પાણીની પાઇપલાઇન તૂટી જતા ચોમાસા જેવો માહોલ જોવા મળ્યો. રસ્તા પર પાણી જ પાણી જતા વાહન ચાલકો પાણીમાંથી વાહન ચલાવવા મજબૂર બન્યા. તંત્રના અડધડ વહીવટને કારણે ધોરાજીના લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. એટલું જ નહીં, ઉનાળા પહેલા કેટલું પાણી વેડફાઈ ગયું. ધોરાજીનું વહીવટી તંત્ર 7 દિવસ પાણી વિતરણ કરે છે. તેવામાં નગરપાલિકાની અનાવડતના કારણે 1000 લીટર પાણીનો વ્યય થયો. ધોરાજીના જીતપુર રોડ રાજકોટ જવાના માર્ગ
પાર પાઇપલાઇનમાં ભંગાણ થતા આ સ્થિતિ સર્જાઈ. બનાસકાંઠામાં સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવતા ખેડૂતોમાં હરખની હેલી આવી. ઉનાળાની શરૂઆતમાં બનાસકાંઠામાં સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું છે. પાણી છોડાતા થરાદ, લાખાણી, દિયોદર તાલુકામાં ખેડૂતોએ ઉનાળુ પાકના વાવેતરની શરૂઆત કરી દીધી છે. તેવામાં કેનાલમાં પાણી છોડાતા ખેડૂતો ચિંતામુક્ત બન્યા છે. સિંચાઈનું પાણી સમયસર મળી રહેતા ખેડૂતોને સારી ખેતી થવાની આશા છે. જો કે હવે સુજલામ સુફલામમાં પાણી છોડાતા જિલ્લાના 4 તાલુકાના ગામડાને ફાયદો થશે અને બાજરી સહિતની ખેતી માટે પાણી સમયસર મળી રહેશે, જેથી ખેડૂતો ખુશ થયા છે. કાંકરેજના ચાંગા પમ્પિંગ સ્ટેશનથી 4 પંપ ચાલુ કરી લાખણી, દિયોદર અને થરાદ સહિતના તાલુકાઓમાંથી આજે જાહેર થઈ શકે છે લોકસભા ચૂંટણી માટે ભાજપના ઉમેદવારોના બાકી નામો. ગુજરાતના 11 નામો જાહેર કરાય તેવી શક્યતા. કોંગ્રેસે 7 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા. યુવાઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું. 2 વર્તમાન અને 1 પૂર્વ ધારાસભ્યને ટિકિટ. અત્યાર સુધી ન જોયો હોય તેવો દેશનો સૌથી મોટો ઓપિનિયન પોલ. 21 રાજ્યો, 518 પ્લસ મથકો, 1 લાખથી વધારે લોકોનો અભિપ્રાય. સાંજે 6 કલાકે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર. બધું જોયું છે, જાણ્યું. સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું. એક તરફ ઉનાળુ સિઝનનું હાલ વાવેતર કરવાનો સમય થયો છે, તો બીજી તરફ ભૂગર્ભ જળની સમસ્યાના કારણે 800 થી 1000 ફૂટ પાણીના તળ ઊંડા જતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. જો કે હવે સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં પાણી છોડાતા જિલ્લાના 4 તાલુકાના ખેડૂતોને મોટો ફાયદો થશે. હવે ઉનાળુ બાજરી સહિતના ખેતી પાકોનું વાવેતર કરવાનો સમય છે, ત્યારે કેનાલનું પાણી ખેડૂતોના પાક માટે અમૃતથી ઓછું નથી. રાજ્યના ખેડૂતોના ખેતરો સુધી પિયતનું પાણી મળી રહે તેવા ઉદ્દેશથી તંત્રએ કેનાલો બનાવી, પરંતુ કેટલાક વિસ્તારો એવા છે કે હાલ અહીં કેનાલોનું કોઈ અસ્તિત્વ જ રહ્યું નથી. ભાવનગરના ભાલ પંથકના સુકારણમાં ગામોગામ સુધી કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે નર્મદા નિગમની કેનાલો લંબાવી દીધી, પરંતુ હાલ સ્થિતિ એવી છે કે આજે આ કેનાલો દ્વારા છેલ્લા 1 દાયકાથી ભાલના અનેક ગામો સુધી પાણીનું એક ટીપું પણ પહોંચ્યું નથી. બેદરકાર નર્મદા નિગમ દ્વારા જાળવણીના અભાવે ભાલ પંથકના ખેડૂતોને પાણી માટે વલખા મારવાનો વારો આવ્યો છે. ભાવનગરના ભાલ પંથકમાં 1.5 દાયકા પહેલા કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે કેનાલો પાથરી દેવામાં આવી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ નર્મદા નિગમની પેટા કેનાલ એટલે કે લીંબડી પેટા કેનાલના વિભાગની જવાબદારી હતી કે સમયસર કેનાલોની સાફ સફાઈ થાય. છેલ્લા કેટલાય સમયથી જર્જરિત બની ચૂકેલી કેનાલોનું રિનોવેશન કરાવવાની જરૂર છે, પરંતુ રિપેરિંગના નામે जी, राजीव चंद्रशेखर जी, असम और गुजरात के मुख्यमंत्री, टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन, सीजी पावर के चेयरमैन बेलायन सुभैया जी, केंद्र, राज्य एवं इंडस्ट्री से जुड़े अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का ये दिन ऐतिहासिक है. आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं. आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है. गुजरात के धौलेरा और साणंद में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी. मैं सभी देशवासियों को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए, एक महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए, एक मजबूत कदम के लिए इस आयोजन को लेकर के बहुत बहुत बधाई देता हूं. आज इस कार्यक्रम में ताइवान के हमारे साथी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए हैं.
मैं भी भारत के इन प्रयासों से काफी उत्साहित हूं। साथियों, इस अभूतपूर्व अवसर पर हमारे साथ देश के 60,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। मैंने मंत्रालय से विशेष आग्रह किया था कि आज का एक कार्यक्रम देश के नौजवानों के सपनों का कार्यक्रम है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं को जोड़ना चाहिए। आज का आयोजन भले ही सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत का हो, लेकिन भविष्य के भारत के असली स्टेक होल्डर्स अगर कोई है तो ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे युवा, मेरे नौजवान, मेरे स्टूडेंट्स, यही मेरी भारत की शक्ति है। इसलिए मेरी इच्छा थी कि भारत के छात्र इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी जरूर बने। आज वो देख रहे हैं कि भारत किस तरह प्रगति के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए चौतरफा काम कर रहा है। इन प्रयासों से उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास से भरा युवा कहीं भी हो, वो अपने देश का भाग्य बदल देता है। मैं इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से शामिल प्रत्येक छात्र का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत अनेक कारणों से पीछे रह गया था, लेकिन अब भारत इंडस्ट्री 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के नेतृत्व के इरादे से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हम एक पल भी गंवाना नहीं चाहते और हम इस दिशा में कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, आज का ये कार्यक्रम इसका भी एक उदाहरण है। हमने 2 साल पहले सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करते हुए इनिशिएटिव लेने की घोषणा की। इसके कुछ ही महीनों में हमारे पहले एमओयू साइन हो गए और आज सिर्फ कुछ महीनों के भीतर हम 3 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कर रहे हैं।
India commits, India delivers, and democracy delivers. साथियों, दुनिया के बस कुछ देश ही आज सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि दुनिया को एक रिलायबल और रेजिलियंट सपोर्ट सप्लाई चेन की सख्त जरूरत है। भारत इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। भारत पहले ही एक स्पेस, न्यूक्लियर और डिजिटल पावर है। आने वाले समय में हम सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट्स का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारत इसमें भी एक ग्लोबल पावर बनेगा। भारत अभी जो फैसले ले रहा है, जो नीतियां बना रहा है, उसका भी हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है, हमने कानूनों को आसान किया है। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस खत्म किए हैं। भारत में निवेशकों के लिए एफडीआई के नियम भी आसान हुए हैं। डिफेंस, इंश्योरेंस और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में एफडीआई पॉलिसी को और लिबरल किया गया है। हाल के वर्षों में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग से उसमें भी अपनी पोजीशन को और मजबूत किया है। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए स्कीम्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हो, इन सभी में भारत ने इंसेंटिव देकर इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को तरक्की के नए अवसर दिए हैं। आज भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। कुछ समय पहले हमने नेशनल क्वांटम मिशन की भी शुरुआत की है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है। इंडिया एआई मिशन का भी तेजी से विस्तार होने जा रहा है। यानी हम सिर्फ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन नहीं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के रास्ते पर भी बढ़ रहे हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो वो हमारे भारत के युवा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कम्युनिकेशन से ट्रांसपोर्टेशन तक कई सेक्टर्स जुड़े होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में भी इस इंडस्ट्री से कई बिलियन डॉलर का रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। यानी चीप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ
एक इंडस्ट्री मात्र नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सेक्टर से न सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है। आज दुनिया भर की सेमीकंडक्टर चिप के पीछे जो डिजाइन है और उस डिजाइन के पीछे का जो दिमाग है, वो दिमाग अधिकांश भारत के युवा का ही है। इसलिए आज जब भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो हम टैलेंट इकोसिस्टम की इस साइकिल को एक प्रकार से कंप्लीट कर रहे हैं। आज अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए युवा ये जानते हैं कि कैसे आज देश में उनके लिए नई नई संभावनाएं बन रही हैं, नए अवसर बन रहे हैं। स्पेस का सेक्टर हो, मैपिंग का सेक्टर हो, भारत ने अपने युवाओं के लिए इन सेक्टर्स को पूरी तरह खोल दिया है। हमारी सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो इंसेंटिव दिए हैं, जो प्रोत्साहन दिया है, वो अभूतपूर्व है। और इसी का कमाल है कि इतने कम वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अब आज के इस आयोजन के बाद सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी हमारे स्टार्टअप के लिए नए मौके बनने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये नई शुरुआत हमारी युवा पीढ़ी को एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब से जुड़ने की नई अपॉर्चुनिटी देगी। साथियों, आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। जब हम इस भावना के साथ नीतियां बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, तो नतीजे भी मिलते हैं। भारत अब पुरानी सोच और पुरानी अप्रोच ये छोड़ चुका है, बहुत आगे निकल गया है। भारत अब तेज गति से निर्णय ले रहा है, नीतियां बना रहा है। हम पहले ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कई दशक खो चुके हैं, लेकिन अब हमें एक पल भी गंवाना नहीं है और अब ऐसा नहीं होगा। भारत ने सबसे पहले 60 के दशक में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का सपना देखा था, इस बारे में सोचा था, लेकिन इस सपने के बाद भी, इस सोच के बाद भी तब की सरकारें उन अवसरों का लाभ नहीं ले पाई। इसके सबसे बड़े कारण थे इच्छा शक्ति की कमी, अपने संकल्पों को सिद्धि में बदलने के लिए प्रयास की कमी और देश के लिए दूरगामी फैसले लेने की क्षमता की कमी। इस वजह से वर्षों तक भारत का सेमीकंडक्टर बनाने का सपना बस सपना ही रह गया। उन दशकों में जो लोग सरकार में रहे, वो भी सोचते थे कि अरे जल्दी क्या है,
समय आएगा तब हो जाएगा। सरकारों को लगता था कि ये तो भविष्य की जरूरत है, इसका समाधान अभी क्यों करना। वो लोग देश की प्रायोरिटीज को भी बैलेंस नहीं कर पाए, देश के सामर्थ्य को भी समझ नहीं पाए। उन लोगों को लगा कि भारत तो गरीब देश है, भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसी हाईटेक चीज को कैसे मैनेज कर पाएगा। वो लोग भारत की गरीबी की आड़ में आधुनिक जरूरत के ऐसे हर इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज करते रहे। वो हजारों करोड़ के घोटाले कर लेते थे, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं कर पाए। ऐसी सोच के साथ किसी देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारी सरकार फॉरवर्ड लुकिंग सोच और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। आज हम सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में उन एम्बिशंस के साथ बढ़ रहे हैं जो विकसित देशों के साथ कॉम्पीट कर सके। हमारे देश की सारी प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा है। एक तरफ हम गरीबों के पक्के घर बनवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। एक तरफ हम विश्व का सबसे बड़ा सैनिटेशन मूवमेंट चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर भी आगे बढ़ रहा है। हम एक तरफ देश में तेजी से गरीबी कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण कर रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। सिर्फ 2024 में ही अब तक 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर चुका है। कल ही हमने पोखरण में 21वीं सदी के भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की झांकी देखी। वो दिन पहले ही भारत ने 2 दिन पहले ही भारत ने अग्नि 5 के रूप में भारत को दुनिया के एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होते देखा। 2 दिन पहले ही देश की खेती में ड्रोन क्रांति की शुरुआत हुई। नमो ड्रोन दीदी કેનાલોમાં ભ્રષ્ટાચાર